नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 गतिविधि। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी को लाया गया कोर्ट और महाराजगंज जेल से इरफान, और ये देखिए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं इरफान सोलंकी, और ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सपा विधायक इरफान सोलंकी अब कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। आज पेशी होनी है, आगजनी मामले में आज पेशी होनी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की 24 तारीख को, पिछली जो 24 तारीख गई है उसमें पेशी होनी थी, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो नहीं, एब्सेंट थे। उसके बाद आज की तारीख दी गई थी। अब जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरह से अभी वो कोर्ट पहुंचे हुए हैं इरफान सोलंकी सपा विधायक। आज कोर्ट में पेशी होनी है आगजनी मामले में, और साथ ही जो नामजद हैं उनकी भी पेशी होनी है। इरफान सोलंकी के अलावा जो उनके भाई हैं रिजवान सोलंकी और जो साथी हैं, ये देखिए अगर विजुअल के माध्यम से कैमरामैन से कहेंगे जिस तरह दिखा पाए, इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से अब कोर्ट परिसर में लाया गया है। अब MP MLA जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहाँ पर पेशी होनी है इरफान सोलंकी की। ये भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इरफान सोलंकी को लाया गया है। इरफान सर ये देखिए भारी सुरक्षा के बीच इरफान सोलंकी लाए गए हैं, कोर्ट परिसर में पहुंच गए। अब जो MP MLA फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहां पे ले जाया जा रहा है कोर्ट में। कैमरामैन से कहूँगा जो तस्वीरों में अगर दिखा पा रहे हैं, इरफान सोलंकी को सीधे कोर्ट में ले जाया गया है। MP MLA जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहाँ पर आज पेशी होनी है। इरफान सोलंकी की जो है पेशी होनी है, जो तस्वीरों के माध्यम से अगर हम दिखा पाएँ। साथ ही जो उनके साथी हैं रिजवान सोलंकी जो उनके भाई हैं, आगजनी मामले में नामजद हैं, आज कोर्ट में पेशी होनी है। हो सकता है कि आज आरोप भी तय किए जा सकते हैं, क्योंकि आज जब आरोप अगर तय हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो MP MLA कोर्ट है वहाँ पर इरफान सोलंकी को लाया गया है। महाराजगंज जेल में थे, वहाँ से कानपुर कोर्ट परिसर में ले जाया गया है अभी, और कोर्ट में आज सुनवाई होगी, पेशी होनी है उनकी। और कुछ ही देर में अगर वो बाहर आएंगे और निश्चित तौर पर हो सकता है कि आज आरोप भी तय हो सकते हैं। अगर आरोप तय होते हैं तो निश्चित तौर पर इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कैमरा पर्सन तासिम के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज़, कानपुर। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसके बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। आशीष, अभी हम आपका पूरा ये रिपोर्ट भी देख रहे थे और आप उसमें बता भी रहे थे कि किस तरीके से और इरफान सोलंकी को यहाँ पर कोर्ट तक लाया गया है। अभी फिलहाल अपडेट क्या है? क्या अपडेट इस वक्त इरफान सोलंकी की पेशी को लेकर आपके पास है? प्रियंका, मैं बता दूं, इरफान सोलंकी की पेशी और जो साथी है जो आगजनी मामले में पेशी हुई थी, साथ ही फर्जी आधार कार्ड से जो उन्होंने हवाई यात्रा की थी, होटल में स्टे किया था, उससे पेशी होनी थी, सुनवाई होनी थी। जो आरोपी हैं उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल किया था, डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया हुआ था, इसलिए आरोप तय नहीं हो पाए हैं। अगली तारीख दे दी गई है 17 मार्च। आगजनी मामले में जो 17 मार्च तारीख दी गई है फर्जी आधार कार्ड वाले मामले में, क्योंकि डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल किया हुआ था, इस आरोप तय नहीं हो पाए हैं। दोनों ही अलग अलग तारीख के लिए 17 मार्च की जो तारीख दी गई है, जो आगजनी बलवा समेत कई धाराओं में गाड़ियों में जो प्रमाण हुआ था, उस 17 मार्च की तारीख अगली तय की गई है इरफान सोलंकी और उनके साथियों पर। और उसके साथ ही जो फर्जी आधार कार्ड थे जिनमें उन्होंने हवाई यात्रा की थी फर्जी तरीके से, जो फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से और होटलों में जो स्टे किया था, उसमें 6 मार्च की तारीख दी गई है। अब जो ये तारीख दी गई है उस पर आरोप तय हो पाएंगे, क्योंकि आरोप इसलिए नहीं तय पाए हैं क्योंकि एप्लीकेशन सभी आरोपियों ने दाखिल की थी। इसके साथ ही इरफान सोलंकी को अभी यहाँ से ले जाया जा चुका है महाराजगंज जेल में। साथ ही उनके भाई और जो साथी हैं रिजवान सोलंकी, उन्हें कानपुर जेल में ले जाया गया है। रिजवान सोलंकी से हमारी बात हुई है, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से जिस तरह से जो जो जब्ती कार्रवाई है, सोलंकी ने कहा है जो
ठीक है, यहाँ पे संपर्क नहीं। ठीक है आशीष, आपकी बात पूरी तरीके से यहाँ आ गई है, लेकिन अभी लगता है कहीं कुछ दिक्कत है। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता इरफान सोलंकी बाकायदा बता भी रहे थे कि आधार कार्ड मामले पे 6 मार्च को अब जो सुनवाई है उसकी तारीख तय कर दी गई है, यानी कि सोमवार के दिन अब इरफान सोलंकी के आधार कार्ड वाले मामले को लेकर सुनवाई होगी। और सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कोर्ट लाया गया, उसी बाबत तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और कड़ी सुरक्षा के बीच में महाराजगंज जेल से इरफान को यहाँ पर कोर्ट लाया गया है, और ये उसी बाबत तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान सोलंकी की आज पेशी हुई है। और अब जो मामले इरफान सोलंकी को लेकर जिस बाबत बाकायदा मामला चल रहा है, आगजनी का अगर मामला कह लीजिए, तो उसमें 17 मार्च की जो तारीख है वो अगली दे दी गई है कि 17 मार्च को अब सुनवाई होगी। और वहीं आधार कार्ड वाले मामले की अगर बात की जाए तो 6 मार्च को उस मामले में सुनवाई होगी। तो ये तस्वीरें हैं इरफान सोलंकी को लेकर जब एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच में इरफान सोलंकी को बाकायदा कोर्ट लाया गया, जहां पर उनकी पेशी हुई। और अगली खबर मऊ से है, जहां पर मुख्तार अंसारी की 2 मंजिला इमारत मऊ डीएम के आदेश पर गिराया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस जवान इस बाबत मौजूद हैं। सीओ अभय कुमार सिंह ने प्राइम न्यूज से बताया कि माफियाओं का राज योगी राज में नहीं चलने वाला और बाबा का बुलडोजर मऊ में गरजेगा। और वहीं पर माफिया मुख्तार अंसारी का अवैध मकान बुलडोजर एक पॉकलैंड द्वारा गिराया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हो पड़ी हैं, डीएम के आदेश पर गिराई जा रही इमारत, भारी संख्या में पुलिस जवान मौजूद हैं। सीओ अभय कुमार सिंह ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की और उस दौरान उन्होंने बताया कि योगी राज में माफिया राज तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर डीएम के आदेश पर बाकायदा इमारत को गिराया जा रहा है। अजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अजय, जो इस वक्त बुलडोजर गरज रहा है और जिस तरीके से बुलडोजर माफियाओं पर कहर बरपा रहा है, अभी मौके से आपके पास क्या कुछ अपडेट है और क्या तस्वीरें आपको वहाँ पर नजर आ रही हैं? आपको बता दें कि मऊ जनपद के दक्षिण सोलन क्षेत्र का जो कहा जाए तो बाहुबली मुख्तार अंसारी का एक कार्यालय था, जिसको कल से जो है
द्वारा इसको गिराया जा रहा है, इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब से देखा जाता है कि मऊ के कई ऐसे माफिया है जो इससे मुख्तार अंसारी के नेता अभी कोई उनको भरना किया, कई जरिए उनके गरीबियों की प्रशासन ने किया। तो ये पूरा मामला देखा जाए तो एक साल हत्याकांड की, यानी प्रयागराज में जिस तरह से बदमाशों ने, जिस तरह से आशिक कर्मियों ने उनको 19 साल से गोलीबारी की थी, बमबारी की थी, उसको लेकर कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ काफी दुख जताए, काफी सत्य मिले। उनका आया कि जितने भी माफिया हैं, जिनके भी अवैध जमीने हैं, उनको पूर्ण करने की कार्रवाई, उनको ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई के साथ गुजारा की जाएगी और धारा का भी चलेगा। और यही देखा गया कि मऊ जनपद का ये जो 25 बस आ जाएगी, बस आ जाएगी, कैसे पूरा जो कहा जाए तो मकान में मंजिला इमारत में थी जो मऊ जनपद की प्रशासन बुलडोजर द्वारा इसको गिराने का काम किया। कल देखा गया कि शाम के समय जो ये बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की गई, तो उसके बाद से रात 11 बजे तक की कार्रवाई करी। और आज भी देखा गया कि अभी कुछ देर पहले दो बुलडोजर कहा जाए तो उसके साथ एक पोखरण गाड़ी भी मौजूद थी, जो जाकर देखिए मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और यहीं पर गाड़ी खड़ी है और उसके कार्रवाई की गई है। और उसके बाद जो आगे का कम्प्लेक्स आपको दिखा रहा हूँ, तो पूरी तरह से ये कहा जाए तो कार्यालय के जैसे बनाया गया था। उसको जो मुख्तार का जन्म जो कहा जाता है कि मऊ नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी इसका जो आशियाना था काफी लंबा चौड़ा था। और मुख्तार अंसारी अगर योगी राज में हुआ तो मुख्तार अंसारी अपना एक यूनिवर्सिटी मऊ जनपद में बनाने का काम जा रहा था। इसलिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ के बाद जो कहा जाए तो प्रशासन और इनको एक जमीन को, जो मकान को जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहता था मुख्तार अंसारी, जो अपना पूरा जमाना चाहता था, तोड़ने का काम किया। और यही देखा जाता है बाबा से बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ फेमस है और माफियाओं की समझ को कामयाब सत्य जारी करते हैं। और जितने भी माफिया हैं या ये जेल में होंगे या जेल के बाहरों ऐसा बिल्कुल। और दूसरी तरफ यहाँ पर अजय, खासतौर पे ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए हर एक आयाम से संदेश देती हैं। एक संदेश तो ये जाता है कि अगर माफियाओं की अवैध संपत्तियां हैं तो उस पर बुलडोजर की नजर रहने वाली है। दूसरी ये कि किसी भी तरीके से माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे नजर भी आती हैं। लेकिन अजय, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए ये जो संपत्तियां हैं कोई एक रात में तैयार नहीं हुई हैं या एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुई हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर शय किसकी इतनी मिली हुई थी जिसके चलते ये अवैध संपत्तियां बनी और बनने के बाद एक लंबे समय तक खड़ी भी रही हैं। देखिए धराशायी तो आज हुई है ना। चलिए, यहाँ पे आवाज़ नहीं मिल पा रही है अजय आपकी, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बयां करती हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो योगी राज में माफिया राज बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये जो तस्वीरें हमारे संवाददाता अजय गुप्ता आपको मऊ से दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासन माफिया को लेकर सख्त है, पुलिस महकमा प्रशासन यहाँ पर माफिया को लेकर सख्त है, बल्कि जब भी अवैध संपत्तियों की बात आती है, जहां पर भी माफियाओं की अवैध संपत्तियों की बात आती है, वहां पर बुलडोजर भी रफ्तार पकड़ लेता है। और ये उसी की वानगी हैं ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रयागराज में महेशपाल हत्याकांड में लेकर जो मसला सामने आया था कि कहीं ना कहीं तार मुख्तार अंसारी से भी जुड़ रहे थे, तो उस बाबत अगर देखा जाए तो अब जो बुलडोजर है वो भी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रशासन की भी नजर मुख्तार अंसारी को लेकर, उसके अवैध संपत्तियों को लेकर, उसकी गतिविधियों को लेकर बेहद सक्रिय है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें, भारी संख्या में पुलिस जवान बाकायदा मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद हैं और 2 मंजिला मकान जो कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी का बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया, उस बाबत बुलडोज़र अब इस अवैध मकान को जमींदोज करने में जुटा हुआ है। ये देखिए, एक एक करके जो ईंट है इस अवैध संपत्ति की, इस अवैध मकान की, वो निकाली जा रही है। और ये बताता है कि इसी तरीके से एक एक करके जो कड़ियाँ हैं माफियाओं से जुड़ी हुई, उनको भी तोड़ दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से मऊ में मुख्तार अंसारी की इस अवैध संपत्ति पर बुलडोज़र कहर बरपा रहा है, एक एक ईंट इस अवैध मकान की निकाल रहा है, ये बताता है कि योगी राज में माफियाओं की कड़ी भी इसी तरीके से एक एक करके तोड़ दी जाएगी। क्योंकि योगी सरकार का मकसद, नीयत और मंशा बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त रहे। और जिस तरीके से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड सामने आया, उसके बाद प्रशासन को, पुलिस महकमे को और सबसे अहम चीज़ कि सरकार को चुनौती दी गई। और ये उसी का साइड इफेक्ट अलग अलग ज़िलों में देखने को मिल रहा है माफिया के खिलाफ। हरदोई पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर एक्शन में है और इसी कड़ी में अधिकारी और पुलिस ने शराबों की दुकानों पर छापा मारा। पुलिस ने शराब की तस्करी को रोकने के लिए धरपकड़ अभियान के तहत कई टीमों को गठित किया है और दुकानों के साथ साथ वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। तो आपको बता दें कि अब होली का त्यौहार अगले हफ्ते है। 7 तारीख को होलिका दहन, 8 तारीख को रंग है और ऐसे में जो शराब की दुकानें होती है, वहाँ पर नकली शराब की जो बिक्री है उस पर भी रफ्तार आ जाती है। और सिर्फ शराब ही क्यों, अगर देखा जाए तो जो नकली मिठाइयाँ होती हैं उसकी भी एक तरीके से जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है और खामियाजा यहाँ पर दोनों ही तरीके से भुगतना पड़ता है। तो यही कारण है जिसके चलते प्रशासन और पुलिस ने अभियान चलाया है और शराब दुकानों पर छापेमारी की जा रही है और पुलिस ने धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। शराब दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। होली के त्यौहार के मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में आबकारी, पुलिस और प्रशासन की 6 टीमों का गठन किया गया है। उन टीमों के द्वारा अवैध कच्ची शराब के अड्डे, उन कच्ची शराब के जो है गांव और रोड चेकिंग और ढाबों आदि की चेकिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने सीओस को और जिलाधिकारी महोदय द्वारा अब समस्त एसडीएम को निर्देश कर दिया गया है। किस तरीके से कार्रवाई होगी? उक्त टीमें जो है दिन और रात समय समय से टीम रोड चेकिंग कर रही हैं और ढाबों की चेकिंग की रही है। किसी प्रकार की जो है मिस हैपनिंग ना होने पावे, इस पर जो है कड़ी नज़र रखी जा रही है। उधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने का मामले में बताया जा रहा है कि डीसीपी शादिया खान ने इस मामले का संज्ञान लिया और साथ ही महज 5 घंटे के अंदर ही दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और आज सुबह आरोपी ने पड़ोस के घर में रहने वाली एक 8 साल की नाबालिग बच्चे को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही जेल भी भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मुजफ्फरनगर के केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक पर बलकटी से खुले मंच में काटने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर जो भी आरोप लगा रही है उनको निराधार बताया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि बुढ़ाना ब्लॉक में वन ब्लॉक प्रमुख दफ्तर का ताला तोड़ने को लेकर विवाद था।
उधर गाजीपुर में महंत पप्पू गिरी ने एसपी से मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आरोप है कि गवाही न देने के लिए अंगद राय महंत को धमकी दी जा रही है। दरअसल 2009 में रंगदारी मांगने और मारपीट का मामला सदर कोतवाली में दर्ज किया गया था और इस मामले में 14 मार्च को कोर्ट में महंत पप्पू गिरी की गवाही होनी है। महंत का कहना है कि अंगद राय उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए गवाही नहीं देने का दबाव बना रहा है। एक 2009 का मुकदमा है अंगद राय आदि के खिलाफ। उसी में हमको गवाही देना है 14/3/2023 को। हमको बार बार धमकियां मिल रही हैं, बार बार लोग कि ये मुकदमा उठा लो, 5 लाख दे दो या नहीं तो हत्या कर देंगे। तो कप्तान साहब से मिले हैं सुरक्षा के लिए कि हमको सुरक्षा दिया या तो हत्या हो जाएगी हमारी। कौन है अंगद राय? अंगद राय मुख्तार अंसारी के जो शूटर हैं, बहुत करीबी हैं। शूटर इस समय जेल से बाहर हैं, वही अंगद राय हैं, शेरपुर के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? क्या कप्तान साहब ने बोले हैं कि ठीक है, सुरक्षा दी जाएगी। क्या कोई मामला भी दर्ज कराया गया? वो मामला दर्ज हुआ है, 5 लाख का रंगदारी मांगे हैं और धमकी दिए हैं कि तुम्हारी हत्या कर देंगे, रहोगे कहाँ, तुम्हारे परिवार को साफ कर देंगे। तो आज मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज हुआ है उनके खिलाफ। 3 धारा में मुकदमा दर्ज हुआ? 386, 506। सुरक्षा के वास्ते और क्या कहा पुलिस अधीक्षक साहब बोले हैं कि सुरक्षा देंगे, यदि सुरक्षा नहीं देंगे तो हमारी हत्या होगी। तो हम कप्तान साहब, जिले के कप्तान साहब उसके जिम्मेदार होंगे। आपने सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जानकारी अभी डाले नहीं है, लिए हैं, डालेंगे। आज डालेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के यहाँ डालेंगे कि हमको सुरक्षा दिया जाए, यदि हमारी हत्या हो जाएगी। देखिए आप लोग खुद ही, इलाहाबाद में क्या हुआ राजू पाल के साथ, उनके साथ 2 गनर थे, तभी भी हत्या हो गई। तो हमारे में क्या है, वो सब पेशेवर अपराधी है, पेशेवर शूटर हैं, जेल से बाहर हैं, इस समय कुछ भी कर सकते हैं। उधर हापुड़ में बदमाशों ने गन पॉइंट पर व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट की और बदमाश व्यापारी से मारपीट कर घर में रखे हुए सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। मामला सिटी कोतवाली के कृष्णा मोहल्ले का है और सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर शामली में कार की टक्कर से सवारियों से भरा हुआ ई रिक्शा पलट गया। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा मेरठ कंडाल मार्ग पर हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ये कब से पहले बदले भूमिया से निकलते ही वहाँ पे नया मैरिज होम बना, उसके सामने अल्टो गाड़ी ने पीछे से मिनी रिक्शा में टक्कर मारी। अच्छा, कितने लोग थे रिक्शा में? रिक्शा में ऐसे थे कोई 7 लोग, एक बच्चा था। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? चोट सभी का है, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। 2 सीरियस है। अच्छा, जो 2 सीरियस है उन्हें हाई सेंटर रेफर कराया गया। क्या नाम है उनके? एक का नाम है सुरेंद्र जी और एक लेडीज है, उसका नाम जानते हैं। उधर सिद्धार्थनगर में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहला जगदम्बा के रूप में हुई है, जो कि बगरा से मुंबई के लिए निकला था। सिद्धार्थनगर ट्रेन की चपेट में आया व्यक्ति, मौके पर व्यक्ति की मौत। पुलिस ने पीएम पोस्टमार्टम के लिए शव को। सर मुंबई जा रहे थे, पैसा थोड़ा उनका बाकी था। किसका? उन्हीं का, पापा का। हमारे बार बार जाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब शाम को निकले थे घर पे बता के कि मुंबई जा रहे हैं। अब सर यहाँ पे आए तो उनको पता नहीं रहा होगा, चेंजिंग हो गया स्टेशन, थोड़ा काफ़ी दिन हो गया उनको जाके, तो वही चढ़ने के चक्कर में कुछ हादसा हुआ होगा सर। क्या मौत हो गई? हाँ सर, हो गई। कितना उम्र था, क्या नाम था? 63 साल था सर उनका, जगदम्बा पांडे नाम था सर। फतेहपुर कोर्ट ने किसानों के हाथ काटने वाले 3 आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 8-8 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि आरोपियों ने जमीनी विवाद में किसान के कुल्हाड़ी से दोनों हाथ काट दिए थे। इलाज के बाद किसान ने आत्महत्या कर ली थी। घटना दिनांक 4 जून 2012 की रात 10 बजे की है। इसमें शिवमोहन सिंघा, उसने अपनी पत्नी सुमन के नाम कल्लू, जो मुलजिम है एक, कल्लू से 5.5 बीघा ज़मीन बैनामा करवाया था। ये सभी मुलजिमान बैनामा करने के बाद उस ज़मीन को बैनामा वापस करने का दबाव बना रहे थे और ये ज़मीन बैनामा वापस नहीं कर रहे थे। तो ये अपने खेतों में गए थे देखने मोटरसाइकिल से। रात के 10 बजे इन सभी लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी से और तलवार से ये लोग ने शिवमोहन का बायां हाथ एकदम से काट डाला था। दायां हाथ थोड़ा सा आंशिक रूप से लगा हुआ था। इसका चांदनी नर्सिंग होम में इलाज हुआ था।
उसके बाद इसकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि इसको अपनी ज़िंदगी से घृणा होकर इसने आत्महत्या कर लिया था। इसमें चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र थाना बिंदकी पुलिस द्वारा दाखिल किया गया न्यायालय में। उसके बाद इसकी सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश हुए। फिलहाल लेते हैं बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।